गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पेपर सेकंड स्टार्ट किया था हम लोगों ने, यूनिट फर्स्ट, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने बीच में छोड़ दिया था, तो ये पूरा पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको एक पेज पे लाके पढ़ाया जाए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये जो है ये विकास की अवस्थाएं हैं, ठीक है, विकास की अवस्थाएं। अलग अलग अवस्था में किस तरह से विकास हुआ है वो हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं शैशवावस्था की, ठीक है। देखिए हर मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइम पीरियड माना है। किसी ने जन्म से 5 वर्ष, किसी ने 6 वर्ष, किसी ने जन्म से 2 वर्ष माना है, ठीक है। तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है। तो मेनली जो है सबसे ज़्यादा पूछा मतलब सबसे ज़्यादा मान लिया जाता है तो वो जन्म से 6 वर्ष या 5 वर्ष मान लिया जाता है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो या तो 5 वर्ष दिया गया है या 6 वर्ष दिया जाएगा, उसी हिसाब से होगा। बहरहाल ऐसे क्वेश्चन कॉन्ट्रडिक्शन हो जाते हैं ना। तो आगे देखते हैं। तो शैशवावस्था में हम बात करते हैं शारीरिक विकास की, ठीक है। तो शारीरिक विकास में देखते हैं लंबाई, भार और लंबाई की। तो देखिए जब जन्म होता है बच्चे का तो लड़की का जो भार होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है, लड़के का भार कम होता है, ठीक है। जन्म के समय जब बच्चा पैदा होता है तो लड़की जो होती है उसका भार ज़्यादा होता है, लड़के का कम होता है। लेकिन अगर लंबाई की बात करें तो उल्टा होता है। लंबाई में लड़की की जो लंबाई कम होती है, लड़के की लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है। अब एवरेज बात करें कि भार कितना होता है तो 5 से 8 पाउंड तक का भार होता है बच्चे का जन्म के समय। ये सब जन्म के समय है, ठीक है, जन्म के समय। और लंबाई भी 20 इंच होती है, ठीक है, जन्म के समय। हड्डियाँ कैसी होती हैं तो हड्डियाँ मुलायम, देखिए ये शैशवावस्था की बात कर रहे हैं हम, तो शैशवावस्था में मुलायम और लचीली हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। और हड्डियों की ये संख्या कितनी है 270, ठीक है। अब बात करते हैं सिर और मस्तिष्क। देखिए जो बच्चा होता है ना उसके जो सिर होता है वो मान लीजिए इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है और बाकी धड़ की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो शरीर होता है उसका पूरा का पूरा वो मतलब 4 होता है। जैसे 20 इंच है, ठीक है, देखिए 20 इंच दिया है तो 20 इंच में क्या कहें 16 और 4, मतलब मस्तिष्क की लंबाई 1/4 मतलब 1/4 होती है मस्तिष्क की लंबाई, ठीक है। यानी कि सिर काफ़ी बड़ा होता है उस टाइम पीरियड में, ठीक है, ठीक है। और जन्म के समय भार जो होता है मस्तिष्क का भार वो 350 ग्राम होता है, ठीक है। देखिए ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस टाइम पे जो धड़कन होती है वो 140 बार धड़कती है पर मिनट, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये पूछ लिया जाता है कि ये सारी अवस्थाओं में शारीरिक विकास जो होता है वो सबसे ज़्यादा तीव्र किस अवस्था में होता है तो शारीरिक विकास जो है वो सबसे ज़्यादा तीव्र शैशवावस्था में होता है। इसमें भी अगर हम बात करें पैरों की और जैसे टांग होती हैं, टांगें और हाथ, ये बच्चे के ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। मानसिक विकास की बात करें तो पहले वर्ष में बच्चा ध्यान लगाना शुरू कर देता है, मतलब कोई चीज़ है उस पर ध्यान से केंद्र, मतलब अगर आप देखते हो तो देखो बच्चा शुरू में कुछ जानता तो होता नहीं है, वो सब चीज़ें अनुकरण करके सीखता है, मतलब देख देख के सीखता है। तो वो पहले तो नहीं देखता, लेकिन जब पहले वर्ष में बच्चा ध्यान लगाना शुरू कर देता कि हाँ क्या चीज़ हो रही है और क्या शब्द बोलने पे क्या प्रतिक्रिया होती है, तो वो ध्यान लगाना शुरू कर देता है। संवेग प्रकट करना शुरू कर देता है। संवेग क्या, अपने इमोशंस शुरू में जैसे रोना है, हंसना है, इस तरह के संवेग प्रकट कर देता है। ध्वनियाँ निकालता भाई, रोना और अलग अलग ध्वनियाँ निकालता है। 2 वर्ष के अंत तक 100 से 200 वर्ड शब्द सीख लेता है, ठीक है। सामाजिक विकास की बात करें तो इसमें सामाजिकता का अभाव होता है, बच्चा मतलब आत्म केंद्रित होता है, ठीक है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आत्म केंद्रित होता है मतलब बच्चे को किसी से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ एक तरीके का बच्चा स्वार्थी होता है, ठीक है।
तो निगेटिव वर्ड है स्वार्थी, लेकिन बच्चा होता है, ठीक है, उसे अपने से मतलब होता है, उसे जैसे खिलौना है, उसे चाहिए तो चाहिए वरना रोने लगता है। फिर दुनिया को अगर मतलब किसी अन्य को ज़रूरत है उस टाइम पीरियड में किसी भी चीज़ की, तो वो उसको नहीं देगा, कहेगा मेरे है, ये मेरी ही है, ठीक है। इस टाइम पे मम्मी पापा को भी शेयर नहीं करता कि नहीं ये मेरे मम्मी पापा हैं, ठीक है, उस तरह की चीज़ है। सबसे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पहली भाषा जो होती है वो उसकी क्रंदन होती है। बट ऑब्वियस सी बात है, सीखने का आदर्श काल कहा गया है इसको, ठीक है। शैशवावस्था को क्या कहा गया है? सीखने का आदर्श काल, ठीक है। चलिए अब बाल्यावस्था देख लेते हैं। तो बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष की बात कही गई है, ठीक है। कहीं कहीं पे प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 को प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 कहीं कहीं दिया गया है, ठीक है। और नॉर्मल वे में अगर बात करें तो 6 से 12 बाल्यावस्था का टाइम पीरियड माना गया है, ठीक है। अब शारीरिक विकास की बात करते हैं। तो शारीरिक विकास में लंबाई और भार देखते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बात करें तो लड़कों का जो भार होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब जब प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज चल रही होती है उस टाइम पे लड़कों का भार ज़्यादा होता है, लड़कियों का कम होता है, ठीक है। लेकिन जब उत्तर बाल्यावस्था आ जाती है लास्ट मतलब 10-12 साल के अंतराल पे, ठीक है, तो वहाँ पे लड़कों का जो भार गिर जाता है और लड़कियों का भार ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हड्डी और दांत की बात करें, देखो ये टर्म थोड़ा आपको मतलब वो लगेगा, हड्डियों में जो है मजबूती आ जाती है, ठीक है, इसमें मजबूती और दृढ़ता आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे मुलायम रहती है और लचीली, यहाँ दृढ़ता। और देखिए हड्डियाँ जो होती हैं इस टाइम पीरियड में प्रारंभिक बाल्यावस्था के टाइम पे, ठीक है, 350 हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें स्थायी दांत आने लगते हैं। पहले स्थायी दांत नहीं होते, दूध के दांत होते हैं, गिरते हैं फिर आते हैं, ठीक है, स्थायी दांत। सिर और मस्तिष्क की बात करें तो 5 वर्ष की एज पे मस्तिष्क का भार जो होता है वो शरीर से 95% होता है, ठीक है। मतलब बात करें अगर पूरा भार 100 है तो उसका सिर का भार जो होगा हमारा 90 मतलब 5% ही होगा। और 9 वर्ष में आते आते ये 90% हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं धड़कन की। तो धड़कन जो होती है 85 हो जाती है, यहाँ पे 140 था, 140 पर मिनट था और यहाँ पे 85 पर मिनट है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए हमने बोला था कि शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, ठीक है। यहाँ पे मंद गति से होता है, यहाँ पे होता है लेकिन नॉर्मल वे में होता है, ना मंद गति और ना तीव्र गति, लेकिन यहाँ मंद गति से हो जाता है, यहाँ तीव्र गति से हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मानसिक विकास। हाँ देखिए मानसिक विकास जो है सबसे ज़्यादा तीव्र गति से किस में होता है? बाल्यावस्था में होता है मानसिक विकास, क्योंकि इसमें बच्चा चीज़ें सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, कुछ चीज़ें देख दाख के सीखता है ना, तो इसमें बच्चा याद करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए कुछ विशेषताएं हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं विशेषताओं के बारे में, ठीक है। अब बात करें समझदारी की अवस्था, इसे कहा गया है, ठीक है, इसे समझदारी की अवस्था कहा गया है। विकास में स्थिरता आने लगती है। देखो इसमें जितने भी टर्म हैं वो आने लगते हैं, मतलब अभी पूर्णता नहीं आए हैं, वो जाके किशोरावस्था में पूर्णता विकसित हो जाएंगे, इसमें शुरुआत हो जाती है ना। देखिए विकास में स्थिरता आने लगती है, ठीक है। सामाजिक गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है। गैंग एज सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब ये ज़्यादातर पूछा जाता है, मतलब बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा गया है कि गैंग एज मतलब इसमें बच्चे समूह में रहना शुरू कर देते हैं, मतलब और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म अपने जैसे समलिंगी, मतलब लड़का लड़के के साथ खेलना पसंद करेगा, लड़की लड़की के साथ खेलना पसंद करेगी, तो सेम जेंडर में ये लोग खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, गैंग एज। उसके बाद यौन संबंधी विकास नहीं होता इसमें, ठीक है, ये क्या होता है? सुषुप्तावस्था होती है, ठीक है, इसे सुषुप्तावस्था भी कहा गया है, यौन संबंधी विकास किया, ठीक है। इसमें बच्चे को किसी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, मतलब दूसरे के प्रति, मतलब लड़के लड़की के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, इसमें अपने लोगों की तरफ अट्रैक्शन होता है लड़का लड़के में, और वो समूह में रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन यौन संबंधी जैसी कोई वो सुषुप्तावस्था इस एज में रहता है, ठीक है।
मूर्त तर्क करना शुरू कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि मूर्त तर्क कब शुरू करना, मतलब मूर्त तर्क कब प्रारंभ कर देते हैं करना, ठीक है। तो ये जो मूर्त तर्क, तो मतलब आप समझते हो कि कोई चीज़ को पर्टिकुलर देख करके उसके बारे में तर्क करना, ठीक है। अमूर्त क्या होता है कि अपने आप में कल्पना करना, वो चीज़ दिखे ना, वो कल्पना करने वाली सीन हो जाता है कि वो चीज़ उस टाइम पीरियड में मौजूद नहीं है लेकिन आप सीख रहे हो, ठीक है, मतलब उसके बारे में तर्क कर रहे हो। तो यहाँ पे देख के कोई चीज़ों को तर्क करना सीखता है, ठीक है। आई होप समझ गए होगे आप लोग बाल्यावस्था। अब बात करते हैं किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था जो टाइम पीरियड उसका यही है 12 से 18 वर्ष, ठीक है। अब देखिए शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक विकास में भार और लंबाई, लड़का और लड़की की जो भार और लंबाई होती है इस एज में आके तीव्रता से वृद्धि होती है, भार और लंबाई की, ठीक है। इसमें मतलब ऐसा होता है कि बस अब तो हाँ देखिए, ये देखिए लड़कियों की परिपक्वता और लड़कों की परिपक्वता, मतलब लड़कियां जो होती है 12 वर्ष तक की, मतलब 16 वर्ष तक मतलब मैच्योर हो जाती हैं, मतलब कि हाँ अब इनका भार लंबाई बंद। लड़कों का क्या होता है 18 वर्ष तक भार लंबाई बंद। तो इस किशोरावस्था में जो है सबसे ज़्यादा तीव्रता से वृद्धि होती है भार और लंबाई की, ताकि वो अपने लिमिट पे पहुंच जाए और फिर ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए भार और लंबाई को बढ़ना, ठीक है। हमने एक टर्म शायद कल नहीं बता पाए होंगे, तो जैसे वृद्धि होती है, वृद्धि कैसी होती है, सीमित होती है ना। और विकास कैसा होता है, विकास असीमित होता है ना। देखिए सीधी सी बात है कि भाई देखिए वृद्धि और विकास में आप लोग कोई भी टर्म होते हैं तो वो आप लोग समझ जाओगे अगर आप लोग ये समझ गए कि देखिए वृद्धि को क्या करते हैं, माप सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, और इसको सिर्फ और सिर्फ विकास को फील कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आए तो वो हम समझ जाएंगे तो सीमित है, सीमित को हम माप सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, सीमित है, लेकिन असीमित है उसको फील ही कर सकते हैं ना, तो वो चीज़ें हैं। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ ठीक है। तो 18 वर्ष तक परिपक्व हो जाता है तो सीमित हो जाता है ये, ठीक है। वृद्धि भार और लंबाई कैसी है, वृद्धि है ना। अब बात करते हैं हड्डियाँ और दांत की। तो देखो हड्डियाँ तो भाई वहाँ पे मुलायम थी, फिर दृढ़ता आ गई, यहाँ भी दृढ़ता ही है, ठीक है। और देखो हड्डी के बारे में बता दीजिए, हड्डी के लिए क्या ज़रूरी होता है, ठीक है। हड्डी के मतलब मजबूती के लिए बच्चे जब यहाँ पे लचीली होती हैं तो क्या खाएं कि हड्डियाँ मजबूत हो जाएं, ठीक है। अब बात करते हैं हड्डियों की। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो अक्ल दांत कब आता है, तो अक्ल दांत 16 से 18 वर्ष की आयु, मतलब वर्ष के टाइम पीरियड में आता है, मतलब इस अवस्था के अंतिम दिनों में आता है अक्ल का दांत, ठीक। अक्ल दांत बोलते हैं कि हाँ भाई अब अकल आ गई है, उससे पहले अकल नहीं थी। सिर एवं मस्तिष्क की बात करें तो सिर का पूर्ण विकास, यहाँ पे सिर का पूर्ण विकास हो चुका होता है, ठीक है। मस्तिष्क का भार बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, 1200 से लेके 1400 ग्राम तक का होता है, ठीक है। और पैदा होते टाइम पे मस्तिष्क का भार कितना था, 350 ग्राम, ठीक है। धड़कन अपनी नॉर्मल आ जाती है 72 पर मिनट। मानसिक विकास की बात करें तो मानसिक विकास बुद्धि में स्थिरता आ जाती है, बुद्धि का पूर्ण विकास हो चुका होता है और उसमें स्थिरता आ जाती है, ठीक है। यहाँ बुद्धि में पूर्ण विकास हो जाता है। कल्पना, तर्क और चिंतन शक्ति, देखो यहाँ पे क्या था, मूर्त तर्क था, यहाँ पे हमने नहीं लिखा, देखो भूल गए, यहाँ पे लिख लीजिए कहीं पे, यहाँ पे देखिए अमूर्त तर्क शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ पे मूर्त तो करता ही करता है, प्लस अमूर्त भी शुरू कर देता है, लिखा ही है एक तरीके से। कल्पना, चिंतन, तर्क, ये सारी के टर्म कैसे हैं, ये सारे टर्म क्या बोलते हैं, अमूर्त हैं, ठीक है। इनको सोचता है बच्चा, तर्क करता है, इनका पूर्ण विकास हो चुका होता है। रुचि में विविधता आती है, मतलब टाइम पे रुचि बदलती रहती है कि हाँ भाई अभी ये करने का मन है, फिर वो करने का मन है, ठीक है। पहले होगा कि हाँ चलो डॉक्टर बन जाए, फिर इंजीनियर बन जाए, फिर सिविल में चले जाएँ कहीं कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं सामाजिक विकास की। तो सामाजिक विकास में देखिए आत्म प्रेम, मतलब वो खुद से प्रेम करना शुरू कर देता है, ठीक है। समूह में सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, कि यहाँ पे गैंग एज था, यहाँ पे अब सेम एज के साथ वो रहता था और खेलता था, लेकिन यहाँ पे जो है वो सक्रिय सदस्य बन जाता है, ठीक है। मतलब एक कोई काम करते हैं उसमें कोशिश करते हैं इन्वॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा होने की। एक टर्म और याद करिए कि यहाँ पे किशोरावस्था में लीडरशिप,
मतलब लीडरशिप की भावना ज़्यादा आ जाती है, मतलब लीडरशिप बनने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम लीडर बन जाएं, ठीक है। तो समूह में सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। समायोजन में अस्थिरता आती है, मतलब देखिए ये क्या है, यहाँ पे बच्चा किशोरावस्था में घर वालों की बात ज़्यादा नहीं मानता वो क्या करता है, वो अपने यार दोस्त की बात ज़्यादा मानता है, उनके राय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, घर वालों की इंपॉर्टेंट नहीं होती है। घर का कंडीशन कैसे भी, उसे आईफोन चाहिए तो चाहिए है, ठीक है। दोस्त ने बोल दिया यार वो वाला चाहिए, भले यूज़लेस हो लेकिन उसको चाहिए, मतलब उसके साथियों ने बोल दिया कि हाँ ये सही रहेगा तो वही सही रहेगा, घर वाले उनकी बात नहीं मानते हैं ना। तो समायोजन में अस्थिरता, मतलब वो समायोजन नहीं कर पाते हैं उस टाइम पीरियड में, वो विद्रोह की भावना रहती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है समाज में अस्थिरता कहें या विद्रोह की भावना, हर चीज़ में वो ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, ठीक है। आत्मकेंद्रिता एक टर्म है कि हाँ भाई हम जो कर रहे हैं वही सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी होता है कि हम सही हैं बाकी सब बेकार है, विद्रोह की भावना यहाँ पे रहती है, ठीक है। सामाजिक पहचान का संकट, मतलब वो अपने आप, वो उनको ये डर रहता है कि भाई मेरी भी पहचान हो, मतलब वो अपने आप को अपनी पहचान बनाने में लग जाते हैं, है ना। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, वसंत ऋतु, मतलब किशोरावस्था को जो है वसंत ऋतु कहा गया है क्योंकि वेरिएशन आती रहती हैं। वीर पूजा, मतलब किसी एक आइडियल को मानना और फिर उसे फॉलो करना, ठीक है। जैसे तेरे नाम के सलमान खान की कटिंग, मतलब फॉलो कर रहा है उसने, सभी ने सलमान खान बन के घूम रहे हैं तेरे नाम के। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, वयस्कता की दहलीज की ओर, मतलब देखो एडोलेसेंस, मतलब किशोरावस्था जो है वो वयस्क नहीं होते हैं उस टाइम पे, बच्चों को लगने लगता कि अरे हम तो वयस्क हो गए हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो दहलीज पे होते हैं और ये सबसे क्रिटिकल एज होती है ना। तो इसमें बच्चा बिगड़ता भी है, बनता भी है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा की दहलीज होती है वो, ठीक है। इसके बाद बच्चा जब इसको एडोलेसेंस को पार करता है तो वो फिर वयस्क हो जाता है। कैरियर की टेंशन बहुत रहती है, ठीक है, लेकिन स्थिरता नहीं होती है, वो भटकता रहता है। भाषा विकास की बात करें तो देखो बोलना तो मेनली सीख ही जाता है ना, लेकिन जब उनके शारीरिक अंग विकसित होते हैं और मतलब वो अपने सहपाठियों के बीच में अलग अलग तरीके की कूट भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें गुप्त भाषा या कहें कूट भाषा का विकास कर लेते हैं वो स्वयं से, ठीक है। आई होप ये वाला आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अभी इसको आगे मतलब आगे पढ़ाएंगे, मतलब अभी रफ करके, तो बने रहिए, ठीक है। चलिए अब आगे हेरिडिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। वंशानुक्रम, ठीक है। हेरिडिटी क्या होता है, जीन्स का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र, ठीक है। जो मतलब क्या बोलते हैं, जो दादा में आए, फिर पिताजी में आए, फिर हम में आए, फिर हमारे बच्चों में, फिर उनके बच्चों में आएंगे। तो ये जो जीन्स होते हैं जैसे गुण होते हैं, जैसे नाक, कान, रंग, लंबाई, जैसे मेरी लंबाई ज़्यादा है, मेरे पिताजी की ज़्यादा थी, मेरे दादाजी की ज़्यादा थी, है ना। तो उनकी जीन्स आए हैं, इसी वजह से लंबाई बढ़ती है ना। कुछ लिंग पे डिपेंड करता है, वो सॉरी जीन्स पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं लिंग निर्धारण दो तरीके से होते हैं, दो क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम दो होते हैं जिससे लिंग का निर्धारण होता है। टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं जिसमें से मतलब 23 पेयर में होते हैं, दो पेयर में होते हैं, तो वो टोटल ऐसे 46 पेयर होते हैं, ठीक है। बॉय की बात करें तो जब XY मिलता है तो बॉय होता है, बॉय बेबी, और XX होता है तो गर्ल बेबी। देखो कैसे, मेल है फीमेल है, मेनली सबको पता होगा, मेल में जो है वो XY होते हैं, और जो मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जब XX मिलते हैं तो बेबी गर्ल होती है, और XY मिलते हैं, यहाँ पे XX और यहाँ पे बेबी गर्ल होती है, वो सॉरी हाँ XY, तो ये बॉय हो जाता है, ठीक है, बेबी बॉय, ठीक है। इस तरह से
लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, कितने होते हैं सेक्स क्रोमोसोम? 2 होते हैं और टोटल 46 होते हैं 23 पेयर में। ठीक है, अगर वंशानुक्रम की बात करें तो 50% मतलब पिता की तरफ से और 50% माता की तरफ से जो गुण जाते हैं, जीन्स जाते हैं, वो होते हैं। ठीक है, अब वंश के गुण का क्रम होता है। जैसे देखिए 1/2, जैसे कैसे होता है ऐसे बताते हैं हम। देखिए आपके अंदर आपके पिताजी के 1/2 जीन्स आए आपके अंदर, लेकिन आपके दादाजी के 1/4 आए, लेकिन आपके परदादा के दादा के भी दादा होंगे, उनके 1/8 जीन्स आपके अंदर आए, और उनके भी पिताजी जो होंगे उनका 1/16 आए। मतलब पीढ़ी जैसी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, गुणों का जो क्रम होगा वो घटता चला जाएगा। ठीक है, आपके पिताजी से आधे गुण आए हैं, ठीक है, लेकिन अगर उनके दादाजी की बात करें, मतलब आपके दादाजी की, तो 1/4 गुण उनके आए हैं। ठीक है, इस तरह से ये वंशानुक्रम गुण का सिद्धांत चलता है। ठीक है, वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम हैं कुछ। देखिए मूल जीवाणुओं का निरंतरता, मतलब कुछ जीन्स जो होते हैं वो निरंतर चलते रहते हैं। ठीक है, अर्जित गुणों का हस्तांतरण। देखो मूल गुण होते हैं जो पहले से आए हैं। ठीक है, जैसे बात करें कि एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए जिराफ था, ठीक है, जिराफ का एग्जांपल देखते हैं। एक जिराफ था, जो पहले के जिराफ हुआ करते थे उनकी गर्दन छोटी होती थी। ठीक है, उनकी गर्दन कैसी होती थी? छोटी होती थी। तो उनके कैसे मूल जीवाणु थे कि वो गर्दन छोटी होगी। ठीक है, फिर उन्होंने अर्जित गुण किए, मतलब उनके जो नई पीढ़ी आई, उन्होंने उचक उचक के घास मतलब पत्तियां खाना शुरू किया, तो उनकी जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। ठीक है, तो जो नई पीढ़ी की जब गर्दन लंबी होने लगी, तो पहले तो मूल गुण तो थे नहीं, मूल जीवाणु थे नहीं, लेकिन वो अर्जित किया ना उन्होंने, तो अर्जित गुण जो थे वो आगे उनकी जो नई पीढ़ी आई उनमें हस्तांतरित हुए। समझ गए कि जो गुण अर्जित करे जाते हैं उनसे उनका जो हस्तांतरण होता है वो अर्जित गुणों का हस्तांतरण कहलाता है। ठीक है, प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या होता है कि विपरीत विशेषताएं होती हैं। जैसे किसी के ऐसा भी होता है कि किसी के माता पिताजी जो हैं वो उतने शिक्षित नहीं हैं, मतलब थोड़ा कमज़ोर हैं, लेकिन उनके बच्चे बहुत प्रखर हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। या फिर ऐसे कहें जिनके माता पिता बहुत ज़्यादा होशियार हैं तो उनके बच्चे मूर्ख हैं, है ना। इस तरह से विपरीत विशेषताएं होती हैं। ठीक है, मेंडल का नियम। मेंडल का तो सभी लोग जानते होंगे कि मेंडल ने वंशानुक्रम के सिद्धांत को बताया था और उन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किया था, तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें वंशानुक्रम का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, देखिए तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, बुद्धि पर पड़ेगा ही पड़ेगा, मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे भी मतलब जैसे आपके पेरेंट्स का मतलब स्वभाव, मतलब वो होगा, क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र या बुद्धि या मूल प्रवृत्तियाँ वैसे ही आप में आएंगी, स्वाभाविक सी बात है। देखिए कुछ चीज़ें ये मेनली पूछी जाती हैं, जैसे पलायन, जैसे ये मूल प्रवृत्तियाँ हैं। ठीक है, भय है तो उसको पलायन बोलते हैं, जिज्ञासा, आश्चर्यजनक या निवृत्ति, तृष्णा, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पलायन मतलब इसका क्या संवेग है, ठीक है, या भय का संवेग क्या है, तो भय का संवेग क्या है? पलायन है। आश्चर्य कैसे क्या संवेग है? जिज्ञासा। देखिए क्या बोलते हैं हम, अरे हाँ लास्ट में वो भूल गए थे हम, क्या बोलते हैं, दांत वाला, कि दांत को मजबूत करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या हो, तो कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, ये भूल गया था। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं स्वभाव पर प्रभाव। स्वभाव पे कैसा प्रभाव पड़ते हैं इसके। सेल्डन, ये देखो इम्पॉर्टेंट है, सेल्डन के अनुसार स्वभाव 3 तरह के होते हैं। ठीक है, याद रखना, कितने तरीके के बताए हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? विसेरोटोनिया, सोमेटोनिया और सेरेब्रोटोनिया। ठीक है, देखिए क्या होता है, विसेरोटोनिया में सामाजिक प्रिय व्यक्ति आते हैं, सोमेटोनिया में महत्वाकांक्षी आते हैं। ठीक है, जिनकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा होती हैं कि बहुत कुछ अचीव कर लें,
और सेरेब्रोटोनिया में क्या होता है, चिंतन शक्ति की प्रबलता आती है, मतलब जीनियस लोग जो मतलब अच्छे से चिंतन करते हैं, वैसे मतलब बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के 3 स्वभाव सेल्डन ने बताए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शारीरिक गठन पर प्रभाव। शारीरिक गठन पे क्या होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कैसमर्ड ने 3 तरह के बताए थे, पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेटिक, ठीक है। पिकनिक में कैसे आते हैं, मोटा, छोटा, गोल मटोल और चर्बी युक्त व्यक्ति, ठीक है। इस तरह के व्यक्ति पिकनिक के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे मेनली साउथ की मूवी में एक कॉमेडियन है ब्रह्मानंद, उस तरह का व्यक्ति, छोटा मोटा गोल मटोल, है ना। अब बात करें एथलेटिक। एथलेटिक क्या है, शारीरिक क्षमताओं से होता है, मतलब वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा, जैसे खिलाड़ी परफेक्ट होते हैं ना, सिपाही हो गए, खिलाड़ी हो गए, इस तरीके से, उसमें कोई कमी नहीं होती है। और वे सिपाहियों में कहीं कमी वो लोग मतलब लेते भी नहीं है ना, रिजेक्ट कर देते हैं मेडिकल में। एस्थेटिक की बात करें तो दुबला पतला शक्तिहीन शरीर, ठीक है। एक मूवी है रन, उसमें वो जो होता है उसका नाम याद नहीं आ रहा, कहते कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, वो वाला व्यक्ति उस तरह के, ठीक है। अब बात करते हैं व्यावसायिक योग्यता, ठीक है। तो भाई व्यावसायिक योग्यता में यही है कि जैसे किसी के मतलब पेरेंट्स व्यवसाय का काम करते हैं तो भाई वो भी उसी में लग जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें योग्यता डेवलप हो जाएगी, और जो उनसे दूर हैं तो नहीं हो पाती है। अब जैसे कोई बच्चा परचूनी की दुकान पे कोई बच्चा काम करता है तो उसकी जो व्यवहारिक गणित होगी वो अच्छी होगी, लेकिन जो नहीं जाते हैं उनकी व्यवहारिक गणित उतनी अच्छी नहीं होगी, वो एकदम थ्रूआउट मतलब एकदम जल्दी से जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं जो नहीं जाते हैं, मतलब नहीं बैठते हैं वहाँ पे ना। अब ये नहीं कि वहाँ बैठने लगो जाके। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। अब सामाजिक स्थिति पर प्रभाव क्या है कि जिस जिस कैटेगरी में पैदा होता है उसी हिसाब से सामाजिक स्थिति में उनको मतलब ढल जाता है व्यक्ति, है ना। तो ये तुम्हारा हेरिडिटी हो गया। अब इसके बाद इन्वायरमेंट बताते हैं, ठीक है। आई होप ये अच्छा लगा होगा। हाँ, लाइक शेयर कर दिया करो भाई, लाइक शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, है ना। आप लोग ही लगे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं वातावरण की, ठीक है, इन्वायरमेंट की। हेरिडिटी देख लिया है, इन्वायरमेंट की देखते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या होता है, बेसिकली हमारे चारों ओर का जो माहौल होता है, हम जिस माहौल में रहते, पढ़ते, उठते, बैठते, खाते पीते हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। जैसे स्कूल, घर, परिवार, पास पड़ोस, ठीक है। तो ये सारी जगह इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि जो डेवलपमेंट यानी कि विकास होता है वो वंशानुक्रम के गुणात्मक होता है, ठीक है। वंशानुक्रम, वातावरण दोनों के गुणात्मक होता है, ठीक है। बाल विकास, अगर बच्चों के विकास की बात करें, बच्चों के विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सीधी बात है क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मानसिक विकास, अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिला तो मानसिक विकास अच्छा होगा। व्यक्तित्व, अगर अच्छे माहौल में रहेगा बच्चा तो अच्छी तरीके से होगा, वरना छोटे छोटे बच्चे भी आजकल गाली गलौज करने लगे हैं। तो वही इन्वायरमेंट व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है ना। शिक्षा, जैसा माहौल मिलेगा वैसी शिक्षा। सामाजिक गुण, वही है सर्वांगीण विकास। सीधी सी बात है, ये टर्म ये है कि भाई अगर बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाएगा तो बड़े ऑब्वियस सी बात है बच्चे अच्छा करेंगे, ठीक है। समाजीकरण में हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की भूमिका, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका बात करें समाजीकरण में, तो अपृथकता, ठीक, मतलब देखिए सीधी सी बात है कि समाजीकरण हो या बच्चे के विकास हो, चाहे कुछ भी हो, दोनों हेरिडिटी और इन्वायरमेंट अलग नहीं है, क्या है, पूरक हैं, एक दूसरे से क्या है, पूरक हैं। इससे क्या होता है कि स्वतंत्र इच्छा शक्ति पैदा होती है, ठीक है, समझ गए। अच्छा देखिए, ये चीज़ छूट गई थी किशोरावस्था में। किशोरावस्था की कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे संवेगों की अस्थिरता, मतलब संवेग परिवर्तित होते रहते हैं, संवेग स्थिर नहीं रह पाते हैं, ठीक है। काम संबंधी समस्याएं, ठीक है, मतलब सेक्स वगैरह करने की या उस टाइप की जो है इसमें प्रवृत्ति ज़्यादा आ जाती है ना। किशोरावस्था में जो है अपराध की प्रवृत्ति ज़्यादा आ जाती है ना।
और अनुशासनहीनता, क्लास बंक करना, ये सारी चीज़ें हैं, या वही है विरोध की भावना अपने आप में सही है, ठीक है। अहम केंद्र की समस्या, देखो ये ईगो, देखो बच्चे में भी अहम केंद्रता होती है ना, लेकिन बच्चे में ईगो टाइप की नहीं होती है, बस वो अपने स्वयं स्वार्थी टाइप का होता है, लेकिन यहाँ ईगो आ जाता है ना, ईगो थोड़ा नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। समझ गए, इसमें बच्चा मतलब इसमें जो किशोरावस्था में बच्चा होता है वो अपने आप में ही सही मानता है कि हम ही सही है ना। अनुशासनहीनता समझ गए आप, ठीक है, ये टर्म हो गया। अगला आपका टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो वो शुरू करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र में रखा जाता है, ठीक है। देखिए आपके उसमें बुक में बाल केंद्रित ही शिक्षा दी थी, लेकिन इसके अलावा पाठ्य केंद्रित शिक्षा होती है ना, कैरिकुलम बेस्ड। उसके बाद शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है ना। तो देखिए पाठ केंद्रित शिक्षा में मेनली विषय वस्तु को जो पढ़ाया जाएगा उस पर फोकस किया जाता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उसमें शिक्षक क्या करता है, मतलब शिक्षक बोलता है, शिक्षक की भूमिका अधिक रहती है। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में, क्योंकि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पे सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब आपकी बुक में मेनली यही दिया हुआ था, पता नहीं क्यों, मतलब शायद 4th सेमेस्टर, हाँ बिल्कुल 4th सेमेस्टर में आपके अलग अलग कैरिकुलम की बात कही गई है, ठीक है, तो वो आप 4th सेमेस्टर में पढ़ोगे, ठीक है। अभी बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बालक के विषय में बालक के विषय में ये सबसे ज़्यादा उत्तम है, और उसके बारे में उत्तम सोचना भी है, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में, ठीक है। क्षमता, रुचि और रुझानों को महत्व दिया जाता है। बालक की जो क्षमताएं हैं, रुचि हैं, उसके रुझान, उसको महत्व दिया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, ठीक है। लेकिन पाठ्यक्रम केंद्रित में क्या होता है कि पहले से ही डिसाइड किया जाता है कि पाठ्यक्रम क्या होगा, और उसके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बच्चे के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, यहाँ पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षण, मतलब मैंने बताया था कि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है ना, तो हर एक बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए, हर एक बच्चे को व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाना चाहिए। यही बाल केंद्रित शिक्षा कहती है कि व्यक्तिगत शिक्षण देना चाहिए, ठीक है। पहले सामूहिक शिक्षण होता था कि एक तरह से सबको बिठा लिया, और उसके बाद गुरुजी बैठ गए और मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और सब सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक बच्चे को, पर्टिकुलर व्यक्तिगत शिक्षा में पर्टिकुलर एक एक बच्चे को समझाया जाता है, ठीक है। ये पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि इस पे शोध हुए और इनके क्या नाम है, इन पे निरीक्षण परीक्षण हुए, सिद्धांत निकले, उन नियमों को माना गया, इसलिए मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक में मतलब सिद्ध हुआ है कि हाँ बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों के लिए सच में यूज़फुल होती है, ठीक है। अब बात करें बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है, तो बालक इसमें प्रधान होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बालक प्रधान होता है और शिक्षक कैसा होता है, गौण होता है, ठीक है। शिक्षक का इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता जितना इम्पोर्टेंट रोल बालक का होता है, ठीक है। सरल और रुचिपूर्ण कार्य होता है। देखो सरल इसलिए क्योंकि बच्चे की रुचि योग्यता के अनुसार होना चाहिए, तो बच्चा उसको अच्छे से कोरिलेट कर सकता है, और उसके रुचिपूर्ण होगा तो क्या बोलते हैं, बच्चा अच्छे से सीखेगा। आत्म अभिव्यक्ति के अवसर, मतलब बच्चे के मतलब स्वयं के जो विचार हैं उनको उनको अभिव्यक्त कर सके, मतलब बोल सके, कह सके, या प्रदर्शित कर सके, ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, मतलब जो इंद्रियां होती हैं उनको प्रशिक्षित करने की बात कही गई है, ठीक है। शिक्षक की भूमिका गौण होती है, लेकिन शिक्षक जो है वो सहयोगी या मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी कि शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षा कार्यरत है, ठीक है। देखिए बच्चा अपने आप से तो कुछ नहीं सीख जाएगा ना, टीचर जब तक उसको करेक्ट नहीं करेगा, या यहाँ पे टीचर जो होगा ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जिससे बच्चा सीखे, ठीक है। चलिए ये तो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा हो गई, ठीक है। अब प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है वो देख लीजिए। देखिए
ऐसी योजनाएं और नीतियां बनाना, ऐसी योजनाएं और नीतियां बनाना जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, मतलब उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक हर तरीके से उसका विकास हो, ऐसी योजनाएं बनाना। ठीक है। अब देखिए इसके क्या क्या घटक हैं प्रगतिशील शिक्षा के। संगठन होना चाहिए, इसके गतिविधियों का प्रबंधन करना चाहिए, आधारभूत विद्यालय सुविधाएं देनी चाहिए जो आधारभूत होनी चाहिए, बेसिक योजनाओं का निर्माण करें, निरंतर सुधार करें। जैसे जो भी योजनाएं बना रहे हैं उसमें बच्चा जितना अचीव कर पा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो अचीव नहीं कर पा रहा है उसको फिर वो उसमें सुधार करें। ठीक है, कि वो बच्चा अचीव क्यों नहीं कर पा रहा है। संसाधनों में समन्वय, जो भी देखो सुविधाएं या संसाधन जो भी उपलब्ध कराए जाएंगे आधारभूत, उनमें तालमेल बिठाना कि वो क्या बोलते हैं आप, मतलब संसाधनों का टीचर भी उपयोग करना जाने ना, नहीं कि ऐसा नहीं है कि ऐसे संसाधन प्रोवाइड करा थे कि टीचर ही क्या बोलते हैं उसको यूज़ करना ना जाने, बच्चों क्या कराएंगे। संपूर्ण सहभागिता, मतलब पूरी तरह से सहभागिता का होना चाहिए उसमें। संप्रेषण, मतलब अपने विचारों को व्यक्त करना है। ठीक है। अच्छा खासा वातावरण उपलब्ध कराना है। मूल्यांकन करना, मूल्यांकन का मतलब एक तरीके से बोले निरीक्षण परीक्षण ही होता है कि भाई इसमें चेक किया जाता है कि बच्चा, मूल्यांकन का टर्म पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया, बता देता हूँ कि ये एक तरीके से मतलब टेस्ट की तरह होता है। इसमें बच्चे को चेक किया जाता है कि बच्चे ने जो मतलब हम टीचर ने जो भी पढ़ाया है वो बच्चा कितना सीखा है। ठीक है, तो उसका मूल्यांकन करते हैं। फिर जब मूल्यांकन करते हैं तो जो कमी निकलती है फिर उसमें सुधार करते हैं, है ना। तो मैंने निदान और उपचार बताया था ना, तो निदान उपचार भी इसी के टर्म है ना। पहले निदान किया जाता है कि बच्चे निदानात्मक बताया था, फिर उपचारात्मक बताया था। तो निदान क्या होता है कि पहले बच्चे में मतलब जो भी उसकी कमी है, जो भी उसको सिखाया गया वो क्या नहीं सीखा, ये चीज़ें पता करना। ठीक है, और वो क्यों नहीं सीखा उसके बाद उसका उपचार करना। तो पहला स्टेप क्या होता है, निदान। दूसरा स्टेप क्या होता है, उपचार। ठीक है, चलिए अब देखिए, हाँ ये देखिए नैतिक विकास के बारे में आपको हम बताएं। नैतिक विकास, याद रखना कि जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत ये हम पढ़ा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा, लेकिन आज इतना ही रखेंगे। कल हम कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ाएंगे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कल की क्लास। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो जीन पियाजे के नैतिक विकास के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो नैतिक विकास के बारे में जीन पियाजे ने कहा है कि बालक और सामाजिक जो वातावरण है उनकी अंतःक्रिया का जो परिणाम है वो नैतिक विकास है। ठीक है, इन्होंने कुछ अवस्थाएं दी। देखो कौन कौन सी अवस्थाएं दी। एक दी है आत्म केंद्रिता। ठीक है, जहाँ भी आत्म केंद्रिता है जैसे बच्चे के लिए होता है। शिशु आयु से विद्यालय प्रवेश तक, मतलब बच्चा जब खेल रहा होता है घरों में, तो जब तक वो स्कूल में नहीं जाता उससे पहले का जो भी होता है वो तुम्हारे आत्म केंद्रिता में आता है। ठीक है, और इसमें नैतिकता का अभाव होता है। बच्चा नैतिकता के चीज़ों को नहीं सीख, नाम ही है अहम केंद्रिता। ठीक है, इसके बाद आता है परतंत्रता। ठीक है, शिक्षा प्रारंभ से विद्यालय आयु तक, मतलब देखिए यहाँ तो इसने विद्यालय में प्रवेश कर लिया क्लास 1 से मान के चलते हैं, है ना, और क्लास 5th तक। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है क्लास है ये। ठीक है, ये क्लास है। ठीक है, परतंत्रता क्या होता है, क्लास 1 से लेके 5 तक के शिक्षा प्रारंभ से विद्यालय आयु तक। इसमें क्या होता है, नैतिकता शुरू हो जाती है। इसमें नैतिकता का अभाव होता है, बिल्कुल इसमें नैतिकता शुरू हो जाती है। और देखो लिखा है परतंत्रता, मतलब दूसरों से वो सीखता है कि हाँ भाई क्या नैतिकता होती क्या है और नैतिकता किस तरह के चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये शुरू हो जाती है उसकी नैतिकता के बारे में जानना। ठीक है, तीसरा होता है संक्रमण। इसमें उच्च प्राथमिक शिक्षा अवस्था, देखिए यहाँ पे क्या होता है 6 to 8 क्लास। ठीक है,
उच्च प्राथमिक क्या होता है 6 to 8 क्लास। इसमें क्या होता है कि बच्चा दूसरों का सम्मान करने लगता है, ठीक है, उसकी भावना आने लगती है, सोचने समझने में स्वायत्तता आने लगती है, ठीक है। देखिए स्वायत्तता क्या होती है, मतलब खुद से वो चीज़ें सोचने समझने लगता है, ठीक है, खुद के विचारों को प्रकट करने लगता है, ठीक है। समानता और सहमति के नियमों को महत्व देता है। वो कहता है उचित अनुचित, मतलब ये ऐसे मानिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। अगर उचित है तो सभी को समान रूप से, और अनुचित है तो सभी को समान रूप से जो नियम कानून सिद्धांत जो लागू किए गए हैं वो सबको, हर एक को बराबर तरीके से अप्लाई किया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी को छूट दे दी जाए, किसी को नहीं, सब बराबर, ठीक है, समझ गए। संक्रमण। अब आता है चौथा, स्वायत्तता, ठीक है। ये मेनली किशोरावस्था का होता है, ठीक है। ये तुम्हारा 9 to 12 क्लास या फिर 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है, नैतिकता सर्वोच्च अवस्था हो जाती है। देखिए संक्रमण में क्या होता है कि ये नियम कानूनों को महत्व देता है ना, जो समाज ने निर्धारित किए हैं नियम कानून, उनको महत्व देता है ना। देखिए इसमें क्या होता है कि स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है। देखो इसमें क्या होता है कि उचित अनुचित का निर्णय अपने नियम से लेता है, मतलब यहाँ पे बच्चा उचित अनुचित जो नियम, मतलब उचित अनुचित का जो भी वो डिसीजन लेगा, वो ये कहेगा कि पहले वो ये देखेगा कि बैकग्राउंड क्या है। जैसे किसी ने चोरी की है, लेकिन उसने देखा कि उसकी बेसिक नीड थी, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसको, इसलिए उसने चोरी की, तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये उसके मतलब खुद की नैतिकता है ना, मतलब कि उसमें इस तरह की नैतिकता। लेकिन अगर यहीं हम संक्रमणकालीन की बात करें तो वहाँ पे बच्चा कहेगा कि भाई उसने चोरी की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कहेगा कि भाई उसको ज़रूरत थी इसलिए उसने चोरी की, तो छोड़ देना चाहिए उसको, है ना। तो यहाँ पे वो अपने नियम बना रहा है, खुद के नियम, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा मतलब स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए क्या बोलते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने लगता है। अब एक चीज़ और देखिए कि मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे में विरोध की भावना आ जाती है ना, मतलब विद्रोह की भावना आ जाती है, और मतलब ईगो सेंटर जो वो कर रहे हैं वही सही है। तो यहाँ पे वो अपने नियम बना रहे हैं तो समाज उसको स्वीकार नहीं करता, वो समाज के साथ कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है कि भाई समाज कहता है कि ये गलत है तो गलत है, इसलिए ये क्या बोलते हैं, ये गलत हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर इमोशनली देखा जाए तो शायद सही भी है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये लोग अपने मतलब अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं इस टाइम पीरियड के, संक्रमणकालीन के, अच्छा बनाने की। नहीं हम अच्छा करें ताकि हमारे समाज में मतलब नाम हो, सब लोग मेरी तारीफ़ करें, है ना। तो वो नियम कानून के तहत चलते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। एग्ज़ाम आने वाला है तो आप सब लोग अपने यार दोस्त और ग्रुप में, जो भी आप लोगों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है उस पर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और मतलब उनको फ़ायदा हो, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है। कल इम्पॉर्टेंट 3 होंगे, एक हमारा वाइगोत्स्की होगा, एरिक एरिक्सन होगा, और कोहल वर्ग। नैतिक विकास का जो सिद्धांत पियाजे ने दिया है ये ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कोहल वर्ग का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, थैंक यू।